अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सैयद इमरान अली से। और इस मुलाकात का बेसिक मकसद जो है वो है आज़रबाईजान में पाकिस्तानियों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनके साथ डिस्कस करना। मेरा ज़ाती तौर पे आज़रबाईजान 2 मरतबा जाना हुआ है। एक मरतबा 2006 में मैं एक ट्रेनिंग के सिलसिले में आज़रबाईजान गया था और बड़ा ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस आज़रबाईजान का था। बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ही मासूम लोग, बहुत ही सीधे साधे लोग थे। 2006 में जब मैं गया था उस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई भी थी और बहुत ही मामूली दर्जे की जो है वो डेवलपमेंट थी। बहुत ही मामूली घर थे, बहुत ही मामूली दुकानें थीं। ब्रांड्स वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जो मैकडॉनल्ड्स और KFC और इस तरह के ब्रांड्स आपको हर जगह पे नज़र आते हैं। तो मेरे लिए एक बड़ा शॉकिंग एक्सपीरियंस 2006 में ये था, क्योंकि पहली मरतबा मैं किसी ऐसी स्टेट में गया था जो सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुकी थी। तो मैं जब वहाँ गया तो मेरी जो अजम्पशंस थी वो काफ़ी सारी चेंज हुई, बहुत सारी बदल गई। वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा सादगी नज़र आई। ब्रांड्स बिल्कुल वहाँ पर मौजूद नहीं थे और पैसे की कमी वहाँ पर नज़र आ रही थी, गुर्बत वहाँ पर नज़र आ रही थी और लोग बहुत सीधे साधे थे। अच्छा, आज़रबाईजान के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज़रबाईजान की जो 99% पॉपुलेशन है वो मुसलमान है और ये 91 में जो है, जब 88 में रशिया को अफगानिस्तान में डिफ़ीट हुई तो 91 में जो है वो बहुत सारी दूसरी रियासतें भी आज़ाद हुई और उन्हीं में से एक जो है वो आज़रबाईजान की रियासत भी थी। तो ये सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था इससे पहले। मुसलमान होने के बावजूद वहाँ पर जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेड नज़र नहीं आई। मैं जिस महीने में गया था वो रमज़ान का महीना था 2006 में और मैं एक ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा था। तो जितने वहाँ पर डेलीगेट्स मेरे साथ मौजूद थे वो सारे के सारे मुसलमान थे, आज़री थे। और लेकिन उनके लिए रोज़ा रखना जो है वो एक बड़ा ही सरप्राइजिंग सी बात थी और बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात उनके लिए थी कि आप रोज़ा आपने रखा हुआ है। तो मैं उनमें जो है वो एक ऑड किस्म की सिचुएशन में था। दूसरा ये कि वो नमाज के हवाले से भी मस्जिदों में, मुझे एक पीछे मस्जिद नज़र आई होटल के। मैं जब उस मस्जिद में गया और उस मस्जिद में मैंने पूछा कि नमाज कब होती है, कितने बजे होती है, तो मुझे पता चला कि जी नमाज जुमे को होती है। मैंने कहा नहीं, मुझे जुमे की नमाज़ के बारे में नहीं पूछना, मुझे डेली की नमाज़ के बारे में पूछना है। तो पता ही चला कि नहीं जी, डेली की नमाज़ तो नहीं होती, नमाज तो सिर्फ जुमे को होती। तो एक डिफरेंट सा एनवायरनमेंट था। आपको जो रिलीजियस वैल्यूज़ यहाँ पर गल्फ़ के अंदर या बाकी कंट्रीज़ के अंदर नज़र आती हैं मुसलमानों में, वो वहाँ के मुसलमानों में नहीं थी। लेकिन बहुत सीधे साधे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत नरम दिल लोग थे और बहुत मज़ा आया मुझे 2006 में उनके पास जाके। फिर दूसरा मेरा विज़िट जो है वो 2018 में हुआ। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि 2006 में जब मैं वहाँ गया था तो उस वक्त वहाँ पर ऑयल की डिस्कवरी हो चुकी थी और ऑयल जो है वो उन्होंने उसको यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया था और रशिया का इन्फ्लुएंस कम हो रहा था और अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहाँ पर बढ़ रहा था। तो वो सारे ब्रांड्स आहिस्ता आहिस्ता, मतलब 2006 के बाद वहाँ पर आते चले गए। ऑयल की वजह से उनकी जो इकॉनमी है उसने काफ़ी तरक्की की। और 2018 में जब मैं गया हूँ तो बाकू जो उनका कैपिटल है, दैट वाज एंटायरली चेंज। जो बिल्डिंग्स उसमें मुझे नज़र आई वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे यहाँ पर दुबई, अबू धाबी के अंदर बिल्डिंग्स मौजूद हैं, उसी लेवल की वो बिल्डिंग्स थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हो गया था। तकरीबन सारे ब्रांड्स मुझे वहाँ पर नज़र आए जो कि पहले वहाँ पर मौजूद नहीं थे। गाड़ियाँ जो कि बहुत ही पहले वहाँ पर पुराने किस्म की गाड़ियाँ होती थी वो सब चेंज हो गई, अब सारी नई गाड़ियाँ वहाँ पर आ गई। तो बहुत बड़ी एक तब्दीली फ्रॉम 2006 टू 2018 मैंने ऑब्ज़र्व की। जनरली स्पीकिंग बहुत खूबसूरत जगह है। बाकू जो है वो उसका कैपिटल है और कैपिटल अब बहुत डेवलप हो चुका है और वहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। प्लस उनके दूर दराज के इलाके हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान में जिस तरह से स्वात और नीलम वैली वगैरह टाइप के जो एरियाज़ हैं वो उस तरह के इलाके वहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत मौसम वहाँ पर आपको मिलता है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे भी वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, 2018 में जो हमने विज़िट किया बाकू का, तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे सामने आई, एक तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई। पुलिस के पास सारी ब्रांड न्यू गाड़ियाँ थीं और बहुत अच्छा उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी अच्छा था। जो उनके पुलिस स्टेशन वगैरह थे बहुत अच्छे उन्होंने बना लिए थे। लेकिन जो बिहेवियर वहाँ की पुलिस का था वो ऑलमोस्ट उसी किस्म का था जिस तरह का हमारे पास पाकिस्तान में होता है। तो मैंने वहाँ पर गाड़ी रेंट पे ली और रेंट पे गाड़ी लेकर जब पहली मरतबा मैं निकला तो मुझे कोई 10-15 मिनट के बाद जो है वो एक पुलिस की गाड़ी ने रोक लिया और ज़बान मुझे आती नहीं थी। वो आज़री में बात कर रहे थे, मैं जो है वो अंग्रेज़ी या उर्दू में बात करने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों को एक दूसरे की ज़बान समझ में नहीं आ रही थी।
लेकिन उनकी बातों से, उनके इशारों से मुझे अंदाज़ा हो गया। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी की तरफ बुलाया, उनकी गाड़ी में मैं गया और उनके इशारों से मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि वो मुझसे उन्होंने मुझे बताया कि आपने क्या गलती की है और हम आपको फॉलो कर रहे थे और ये आपसे गलती हो गई है। तो मैंने कहा अब, तो उन्होंने कहा अब जो है वो आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा कितने पैसे देने पड़ेंगे? खैर जो भी उन्होंने पैसे बोले वो मैंने उनको दिए और देने के बाद मैंने दोबारा गाड़ी में बैठा, फिर मैं गाड़ी स्टार्ट करके आगे चला। अभी फिर 10 मिनट गुजरे थे, फिर जनाब एक पुलिस की गाड़ी ने मुझे रोक लिया। अब थोड़ा सा मेरे लिए जो है वो एक परेशानी का बायस बन गया था, क्योंकि तकरीबन हर जगह अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है कि ये लाइन ब्रेक की, ये लाइन ब्रेक की, ये लाइन ब्रेक की, और हर चीज़ के ऊपर आपको रोका जा रहा है, तो वो आपके लिए एक किसी नए शहर में, किसी नए मुल्क में थोड़ी सी मुश्किल का बायस बन जाता। तो वो जो है वो पुलिस ने यहाँ पर भी वही किया। यहाँ पर मैंने उनसे थोड़ा रोना गाना किया और मैंने उनको बताया कि पैसे मेरे पास नहीं है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बहुत ही मामूली रकम मुझसे डिमांड की और मैंने उनको थोड़े से पैसे दे के काम चलाया। फाइनली जब तीसरी मरतबा मुझे रोका पुलिस ने, तो मेरे पास जो है वो वाकई में पैसे ख़त्म हो चुके थे। मेरे पास 1 या 2 आज़री के नोट थे, जो कि बहुत ज़्यादा रुपए नहीं होते, बहुत मामूली रकम है। तो आप यकीन करें कि वो पुलिस ने वो 2-4 आज़री जो रुपए मेरे पास मौजूद थे वो भी ले लिए। तो उनका स्टाइल भी तकरीबन प्लस माइनस वैसा ही है जैसा हमारे पास पाकिस्तान में देखने को मिलता है। जब मैं वापस आया, मैंने उसके बाद एक कंप्लेन भी डाली। जब जो वीज़ा अथॉरिटी थी उन्होंने फ़ीडबैक फॉर्म मुझे भेजा, तो मैंने उसमें एक कंप्लेन भी डाली और मैंने उनको बताया कि अगर आप अपने आप को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो मनवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को जो है वो लुक आफ्टर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी पुलिस जो है वो फॉरेनर्स को या जो भी ट्रैवलर्स हैं उनको तंग करती रहेगी, तो वो डेफिनेटली उनके लिए आना वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन बात इन टोटलिटी ये है कि चीज़ें डेवलप हो रही हैं, इकॉनमी के अंदर पैसा आ रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप हो रही हैं और एक डेवलपिंग इकॉनमी के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो उस वक्त भी मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि ये अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और इन अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात हुई हमारे एक दोस्त सैयद इमरान अली से। इमरान जो हैं वो आज़रबाईजान में कुछ अर्सा गुजार के आए और वहाँ पर उन्होंने अपना कारोबार इस्टेब्लिश किया। तो मुझे ख्वाहिश ये हुई कि मैं आप तक ये बात पहुँचाऊँ कि पाकिस्तानियों के लिए आज़रबाईजान के अंदर क्या है और वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाकिस्तानीज़ अवेल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं और बआसानी आप जो है वहाँ जा सकते हैं, वीज़ा आपको आराम से मिल जाता है और इवन बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। सो हम आज बात करेंगे सैयद इमरान अली से और वो हमें तफसीलात बताएंगे कि आज़रबाईजान जाना उसके लिए क्या प्रोसेस है और क्या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इफ़ यू वांट टू एस्टैब्लिश अ बिज़नेस इन आज़रबाईजान। जोग्राफियाई एतबार से अगर आज़रबाईजान को देखा जाए तो आज़रबाईजान जो है वो ईस्टर्न यूरोप की साइड के ऊपर पड़ता है। उसके एक तरफ जॉर्जिया है, जॉर्जिया दी कंट्री, नॉट द वन विच इज़ इन US, सेपरेट कंट्री है जॉर्जिया। उसके बराबर में जो है वो आर्मेनिया है और फिर टर्की और आर्मेनिया के साथ ही आज़रबाईजान का बॉर्डर पड़ता है, लेकिन आज़रबाईजान के साथ जो है वो आर्मेनिया का मेनली बॉर्डर लगता है। और दूसरी साइड पे सर्टनली रशिया है और फिर कैस्पियन सी इस तरफ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके कैस्पियन सी के साथ साथ जो है वो ईरान का बॉर्डर आज़रबाईजान को टच हो रहा होता है। तो ये सारी 4 कंट्रीज़ उनके साथ बॉर्डर जिनके टच हो रहे हैं, एक रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया हो गया और ईरान हो गया। लेकिन इन्हीं की नेबरहुड जो है वो फिर आपके पास टर्की आ जाता है, टर्की ईरान के साथ अफ़गानिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है और बाकी स्टेट्स आ जाती हैं। तो हम सारे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं और जब ये वन बेल्ट वन रोड वाला सिलसिला होगा और यहाँ से रोड जाएगी तो फिर ये सारी जगहों पे जाना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इन एडिशन टू दैट पाकिस्तान से जो चीज़ मैंने नोटिस की, एक बस सर्विस भी है जो कि आज़रबाईजान तक जाती है। उसको आप सर्च कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं डिटेल्स में। मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट अ ईयर बैक मैंने उसको सर्च किया था और देखा था। तो मुझे ये मालूम चला था कि पाकिस्तान से एक बस सर्विस चलती है जो इस्लामाबाद से लेके आपको बाकू तक जाती है। अच्छा, आज़रबाईजान की अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं पाकिस्तान के साथ। जैसे पाकिस्तान का कश्मीर के मामले के ऊपर हिंदुस्तान के साथ एक झगड़ा 1947 से चल रहा है और आए दिन जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान उस पर कोई ना कोई मतलब
झड़प होती रहती है, उसके ऊपर मामला हीटअप होते रहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से आज़रबाईजान का आर्मेनिया के साथ एक कन्फ्लिक्ट है, जो नेगोर्नो काराबाख के नाम से जो एरिया है। वो नेगोर्नो काराबाख का जो एरिया है वो पहले हिस्टोरिकली आज़रबाईजान का पार्ट था, और उसमें जो लोग रहते हैं, जो पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, वो मेनली वो आर्मेनियंस हैं, जो उनकी ब्लड लाइन है वो आर्मेनियन है, लेकिन वो हिस्टोरिकली जो इलाका था वो आज़रबाईजान का हिस्सा रहा था। फिर ये 60s में वो जो इलाका था, 6 ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन से ईयर में वो इन्वेजन हुआ था। वो इन्वेजन हुआ आर्मेनिया की तरफ से, उसको आर्मेनिया को रशिया की भी सपोर्ट हासिल थी, फ्रांस की भी सपोर्ट हासिल थी। तो वो आर्मेनिया ने वो पूरे नगोर्नो काराबाख के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया था, और वो कई साल तक कब्ज़ा बरकरार रहा आर्मेनिया का। अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, आपकी नज़र से यकीनन गुजरा होगा, एक वॉर हुई बिटवीन आज़रबाईजान एंड आर्मेनिया, जिसमें आज़रबाईजान ने एडवांस किया और जाके नेगोर्नो काराबाख के ऊपर दोबारा से अपना कब्ज़ा हासिल किया। तो इस वक्त जो है वो नेगोर्नो काराबाख दोबारा से आज़रबाईजान का हिस्सा है। मुझे याद है कि जिस ज़माने में मैं 2018-19 में जब मैं आज़रबाईजान गया था, तो आज़रबाईजान और आर्मेनिया के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर आज़रबाईजान की स्टैंप लगी हुई है तो आर्मेनिया आपको वीज़ा नहीं देता, और अगर आर्मेनिया की स्टैंप लगी हुई है तो आज़रबाईजान आपको वीज़ा नहीं देता। तो ये थोड़ी सी वहाँ पर प्रॉब्लम थी। प्लस अगर आप आर्मेनिया चले भी जाते हैं, आर्मेनिया में वीज़ा यूएई जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए ऑन अराइवल था, तो अगर आप आर्मेनिया चले भी जाते हैं तो आप नेगोर्नो काराबाख नहीं जा सकते थे। उस वक्त नेगोर्नो काराबाख आर्मेनिया के कंट्रोल में था, लेकिन उसमें हर आदमी का जाना जो है वो अलाउड नहीं था। तो ये थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ पाकिस्तान और आज़रबाईजान के हवाले से जो मैंने नोटिस की थी वो आपके साथ शेयर किए। प्लस खाने जो हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे कॉमन हैं, क्योंकि हमारे खाने भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अरबों की तरफ से आए हैं, जो तुर्क्स की तरफ से आए हैं, जो ईरानियंस की तरफ से आए हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है वो आज़रबाईजान के अंदर भी मिलती हैं। तुर्क बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको मिलेंगे, ईरानियंस आपको बहुत ज़्यादा आज़रबाईजान के अंदर मिलेंगे, बहुत सारे अफ़गानी लोग आपको आज़रबाईजान के अंदर मिलेंगे, और जो डिशेज़ हैं इसी तरीके से उनकी वो डिशेज़ भी आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो आपको खाने पीने में आज़रबाईजान में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने टर्की और आज़रबाईजान के अंदर नोटिस की, जो बाकी जगहों पे देखने को नहीं मिलती, ये दो वो ममालिक हैं जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान से इनको एक दिली लगाव भी है, एक मोहब्बत भी है। यही एक्सपीरियंस मुझे टर्की के अंदर हुआ था कि टर्की में जो लोग थे वो पाकिस्तानियों को बहुत ना सिर्फ मोहब्बत करते हैं बल्कि बड़ी इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। और यही एक्सपीरियंस मुझे जो है वो आज़रबाईजान के अंदर 2006 में भी हुआ था, और 2018-19 में जब मैं गया तो उसमें भी मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ के लोग जो हैं वो पाकिस्तानियों से दिली तौर पे काफ़ी करीब हैं और पाकिस्तान की इज़्ज़त करते हैं। अच्छा, मज़ीद कोई वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं सैयद इमरान अली की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए आज़रबाईजान में क्या मौक़े मौजूद हैं, और किस तरीके से अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ पर जाना चाहता है, सुकून इख्तियार करना चाहता है या कारोबार करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है। आइए मिलते हैं सैयद इमरान अली से।